हाय स्टूडेंट, आज हम 12वीं गणित में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। मैं जो है आखिरी क्वेश्चन एक है प्रश्न क्रमांक 8 बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो है इसी तरह से आप फॉलो करके इसको बनाइएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है, सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर संबंध R जो है ए बी रिलेशन सी डी फॉर ऑल किसको बता रहा है, ए डी बराबर बी सी। मतलब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं में जो संबंध है उसमें क्या ए बी अगर एक क्रमिक युग्म है, अवयवों का n का अवयव है, और सी डी भी एक क्रमिक युग्म है, तो दोनों में क्या संबंध है, ए डी का मान है बी सी के बराबर है। तो तुल्यता संबंध ज्ञात करें। तुल्यता संबंध के लिए क्या जरूरी रहता है, इसके लिए हमें स्वतुल्यता होना जरूरी है, सममित और संक्रमक। मतलब अगर कोई संबंध जो है, यदि कोई समुच्चय है उसके अवयव जो दिए हैं अगर वो स्वतुल्य होंगे, सममित होंगे और संक्रामक होंगे तो वो तुल्यता संबंध कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी हमें स्थापना करना है, या इस प्रश्न में हमें ला के दिखाना है कि n क्रॉस n जो होगा संबंध R तुल्यता संबंध होगा। तो सबसे पहले हम स्वतुल्यता की बात कर लेते हैं। स्वतुल्यता के लिए क्या करते हैं, कोई भी अवयव जो है स्वयं के साथ जो संबंध रखता है वो स्वतुल्य संबंध है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से ए बी किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को, ठीक है। अगर ए बी नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए, ठीक है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए, तथा हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी रिलेशन आर क्या हो जाएगा, बी ए रिलेशन ए बी जो है बी ए के साथ संबंध आर के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो फॉर ऑल ए और बी जो है बिलोंग्स करते हैं आर को, ठीक है। या फिर ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, ठीक है, नेचुरल नंबर का n क्रॉस n को। अतः R जो है स्वतुल्य है, ठीक है। ये हो जाएगा किसके लिए होगा, स्वतुल्य संबंध के लिए। अब दूसरा नंबर बात करते हैं सममित संबंध के लिए, ठीक है। सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए क्या लेना रहता है, दो अवयव लेना रहता है। जैसे कि x y है तो x का y के साथ रिलेशन तथा y का x के साथ जब रिलेशन होगा तब वो सममित संबंध होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए बी जो है रिलेशन सी डी, ठीक है। ए बी रिलेशन सी डी के लिए क्या दिया हुआ है, ए बी जो बराबर होंगे बी सी के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बी सी बराबर ए डी लिख सकते हैं। क्या, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, इसको इधर सी डी बराबर हम डी ए लिख सकते हैं। देखो सी को इधर कर दिए, डी को इधर, बस क्रमों का परिवर्तन किए हैं। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी डी बराबर होंगे ए बी के, अर्थात क्रमिक युग्म सी डी जो बराबर होगा क्रमिक युग्म ए बी के। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए सी डी रिलेशन रहेगा ए बी से, ठीक है। सी डी रिलेशन रहेगा ए बी से फॉर ऑल, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल ए बी और सी डी किसको बिलोंग करते हैं, n क्रॉस n को, ठीक है, n क्रॉस n को। अतः R क्या है, R सममित है, ठीक है। R कैसा होगा, सममित होगा। अब आगे बात करते हैं तीसरा संबंध के लिए, संक्रमक संबंध के लिए। संक्रमक संबंध के लिए क्या करना रहता है, संक्रमक संबंध में हमें तीन अवयव लेने होते हैं, जैसे कि x y और y z। अगर संबंधित है x और z भी संबंधित होंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ए बी सी डी तथा ई एफ, तीन अवयव ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी रिलेशन सी डी, ठीक है, तथा सी डी रिलेशन ई एफ, ठीक है। अगर ए बी जो है सी डी से संबंध रखा हुआ है तथा सी डी ई एफ से संबंध रखा हुआ है, तो क्या होगा, हम इसमें क्या लिखेंगे,
ए डी बराबर है बी सी के तथा सी एफ बराबर होगा डी ई के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें लेफ्ट साइड जो है ये और ये इसको जोड़ देते हैं और ये राइट साइड है इसको राइट में जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा ए डी प्लस सी एफ बराबर में बी सी प्लस डी ई। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर लिए। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखूंगा ए एफ सी डी। ठीक है, ए एफ को एक साथ और सी डी, और इसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एफ के बाद इधर लिखेंगे बी ई सी डी। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से सी डी कैंसिल हो गया, ए एफ बराबर हम क्या लिखेंगे बी ई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एफ और सी डी को हम लिख सकते हैं कि ए बी रिलेशन ई एफ। ठीक है, और ए बी रिलेशन ई एफ फॉर ऑल ए बी और ई एफ जो हैं बिलोंग्स करते हैं m क्रॉस n को। ठीक है, m क्रॉस n को। अतः r क्या है, संक्रामक है। स्पष्ट रूप से हम बोल सकते हैं कि r तुल्यता संबंध रखता है। अतः r तुल्यता संबंध रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बाकी अन्य प्रश्न होंगे, जैसे कि आपका परीक्षा साल में भी इसी टाइप से कुछ प्रश्न होंगे, उसको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, n क्रॉस n के लिए ए बी सी डी लेना है और उनको अगर यहाँ पे क्या है गुणन के रूप में, ठीक है, गुणन के रूप में है तो संक्रामक संबंध के लिए गुणा करना है। अगर प्लस के रूप में कुछ रहता है ना, तो यहाँ पे प्लस करके संक्रामक संबंध के लिए प्लस के रूप में भी हल करके इस प्रकार का हम आंसर ला सकते हैं। ठीक है, इसको देख लो एक बार। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अगला प्रश्न वाली 1.2 के लिए। इसमें से मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले है फलन। फलन के बारे में हम खैर 10वीं और 11वीं क्लास में भी पढ़ते हैं। इसमें है संबंध फलन के लिए फलन कब होगा, मान लेते हैं दो चर हैं x और y। x का प्रत्येक मान के लिए y का मान क्या है, परिवर्तित होते रहेगा, तो हम y को x का क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे। ठीक है, और इसको लिखेंगे y बराबर f ऑफ x। कैसे होगा, जैसे कि x y बराबर है x प्लस 2। ठीक है, अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ तो y का मान कितना होगा 3, x का मान 0 रखने पे y का मान 2, x का मान -1 रखने पे y का मान +1। तो देखिए यहाँ पे x का हर एक मान के लिए y का एक अद्वितीय मान प्राप्त होते जाते हैं, अलग अलग मान प्राप्त होते, इसलिए इस प्रकार से बोलेंगे y को x का एक फलन है। ठीक है, x का क्या है, फलन है कौन, y जो है, इसको लिखेंगे y ऑफ x। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हो गया केवल फलन। अब है प्रतिचित्रण। इस अध्याय में हमें प्रतिचित्रण का प्रयोग ज्यादा करना है, प्रतिचित्रण या फिर फलन। ठीक है, प्रतिचित्रण या फलन क्या होगा, यदि किसी समुच्चय A के जो प्रत्येक अवयव को किसी नियम अथवा निर्देश के द्वारा, है ना, समुच्चय A के जो प्रत्येक अवयव है उसको नियम अथवा निर्देश के द्वारा समुच्चय B के किसी अद्वितीय मान के लिए या अद्वितीय अवयव के साथ एक संबंध रखेगा, समुच्चय B के किसी विशेष अवयव के लिए संबंध रखेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिचित्रण कहेंगे अथवा फलन कहेंगे। उसको प्रतीक चिन्ह के रूप में हम कैसे लिखेंगे, f A से B में प्रतिचित्रण, और पढ़ेंगे कैसे, फलन f A से B में एक प्रतिचित्रण है। ठीक है, इसको इस प्रकार कहेंगे। ठीक है, ये हो गया प्रतिचित्रण। अब इसके अंतर्गत आता है तो मतलब क्या रहेगा, A जो है B के साथ फलन f के माध्यम से संबंध रखा है, तो इसको हम बोलेंगे फलन A से B में प्रतिचित्रण, अर्थात A के जो प्रत्येक अवयव है वह जो होगा B के कम से कम एक अवयव का क्या होगा, एक अद्वितीय मान होगा या उसके साथ संबंध रखता है, वो कहलाता है प्रतिचित्रण। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य चीजें, प्रांत अर्थात डोमेन, उसके बाद प्रांत, सहप्रांत और डोमेन की बात करते हैं। ठीक है,
इसको मैं सीधा नॉर्मली बताता हूँ। इसकी प्रांत, सह प्रांत और है प्रांत, सह प्रांत और परिसर, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं किसके अंतर्गत, जिस प्रकार से हमने संबंधों में भी प्रांत, सप्रांत और परिसर के बारे में बात किए थे, मतलब डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में रिलेशन के लिए। अब हम फंक्शन के लिए, ऐप के लिए, फलन के लिए जो है प्रांत, सप्रांत और परिसर की बात करेंगे। मान लेते हैं कोई प्रतिचित्रण ऐप जो है ए से बी में एक प्रतिचित्रण है, कोई फलन ऐप जो है ए से बी में एक प्रतिचित्रण है, तब प्रांत कौन कहलाएगा, तब जो समुच्चय ए जो होगा ऐप का क्या कहलाएगा, डोमेन अर्थात प्रांत कहलाएगा। समुच्चय ए जो होगा ऐप का, यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय ए जो होगा ऐप का क्या कहलाएगा, प्रांत, ठीक है, ये कहलाएगा। तथा समुच्चय बी जो है ऐप का सहप्रांत कहलाएगा, ठीक है। समुच्चय एफ जो क्या है, समुच्चय ए जो है ऐप, फलन ऐप का प्रांत, समुच्चय बी जो होगा फलन ऐप का सहप्रांत अर्थात कोडोमेन, और अगर बी के जो सभी अवयव जो हैं ए का क्या हो, प्रतिबिंब हो, बी का जो सभी अवयव कम से कम अवयव ए का एक न एक अवयव का प्रतिबिंब हो, तब क्या कहलाएगा, ऐप का परिसर कहते हैं, ठीक है। ऐप का प्रतिबिंब हो तो ए जो होगा ऐप का क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा, ठीक है। आया समझ में, ये हो गया। अब हम आगे बात करेंगे प्रतिचित्रण के प्रकार, ठीक है। ये अभी बेसिक चीजें हैं, इसको समझ लो फिर आगे बताता हूँ। अब हम आगे बात करेंगे प्रतिचित्रण के प्रकार। तो हमारे 12वीं गणित में प्रतिचित्रण के केवल 2 ही प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पहला रहेगा आच्छादक प्रतिचित्रण और एक रहेगा एकाकी प्रतिचित्रण, ठीक है। तो आच्छादक प्रतिचित्रण की पहली बात करते हैं। यदि प्रतिचित्रण के सह डोमेन का प्रत्येक अवयव, ठीक है, प्रतिचित्रण के जो सह डोमेन का जो प्रत्येक अवयव जो होंगे किसी न किसी एक अवयव के, किसी न किसी एक अवयव का प्रतिबिंब हो, किसके, डोमेन के, ठीक है, अवयव का प्रतिबिंब हो, तब वो क्या कहलाएगा, तो ऐसे प्रतिचित्रण को आच्छादक प्रतिचित्रण कहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये जो रहेगा कि सह डोमेन का प्रत्येक अवयव जो रहेगा डोमेन के कम से कम एक अवयव का क्या हो, प्रतिबिंब हो, आच्छादक प्रतिचित्रण होंगे। अर्थात डोमेन का एक मान के लिए सह डोमेन के एक से अधिक मान हो सकते हैं। इस प्रकार के प्रतिचित्रण क्या कहलाएगा, आच्छादक प्रतिचित्रण। आच्छादक प्रतिचित्रण मतलब नाम से ही है, आच्छादित मतलब एक से ज्यादा आच्छादित रहेंगे, फिर आवरण में रहेंगे, ढके हुए रहेंगे, ठीक है। इसको हम समझते हैं जैसे कि एक प्रतिचित्रण फलन f a से b में क्या है, प्रतिचित्रण है, तो आच्छादक प्रतिचित्रण को हम कैसे लिखेंगे, f ऑफ a बराबर हम भी लिखेंगे। एक उदाहरण से समझते हैं इसको, जैसे कि a एक समुच्चय है, ठीक है, a एक समुच्चय है जिसका मान क्या क्या है, a b c d और e, ठीक है, और एक दूसरा समुच्चय b है, इसका मान है 1 2 3 और 4, ठीक है, ये हो गया। और हमारा प्रतिचित्रण कैसे, फलन f प्रतिचित्रण जो है ए से बी में प्रतिचित्रण है, ठीक है। तो क्या क्या होगा, हम एक डोमेन बना लेते हैं और एक सह डोमेन, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी और ई, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या मान है, ए का मान क्या है, 4 है, बी का मान और सी का मान क्या है, 1 है, डी का मान है 3, ठीक है। और क्या हो सकता है, ए के मान भी 3 है, ठीक है, डी का मान 3 हो गया ये। तो देखिए यहाँ पे ए के कितने मान है, यहाँ पे जो डोमेन अगर हम बी और सी की बात करते हैं तो सर डोमेन का क्या प्रतिबिंब है, 1 है, ठीक है, मतलब b बराबर 1 है और c बराबर भी 1 है, ठीक है। और हम बात करते हैं a का मान की बात करते हैं 4 है और e का मान भी क्या है, 4 है, मतलब डोमेन के एक मान के लिए डोमेन के 2 अवयवों के लिए सर डोमेन के एक ही मान प्राप्त होंगे, मतलब एक ही मान जो होंगे, डोमेन का क्या होगा, अलग अलग सर डोमेन का एक मान अलग अलग डोमेन के मान को बताएगा। तो इस प्रकार के प्रतिचित्रण को हम आच्छादक प्रतिचित्रण कहेंगे। इसके विपरीत क्या रहेगा, इसके विपरीत है एकाकी प्रतिचित्रण। एकाकी
प्रतिचित्रण। एकाकी प्रतिचित्रण की परिभाषा क्या है? एकाकी प्रतिचित्रण में क्या होगा? यदि किसी प्रतिचित्रण में डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों का जो प्रतिबिंब क्या होगा, सह डोमेन में भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। अर्थात एक अवयव के लिए एक ही मान होगा, डोमेन के एक अवयव का मान सह डोमेन के एक अवयव के मान के बराबर होगा, तब वो क्या कहलाएगा? एकाकी प्रतिचित्रण। एकाकी शब्द से स्पष्ट है कि एक ही मान होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एकाकी प्रतिचित्रण कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर फलन f जो है a से b में एक प्रतिचित्रण है, ठीक है, तो यहाँ से x1 और x2 क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे, और ना ही fx1 जो होगा fx2 के बराबर होगा। ठीक है, ये होगा एकाकी प्रतिचित्रण। ठीक है, जैसे कि दो डोमेन बनाते हैं a और b के लिए। ठीक है, इसका मान है a b c और d, इसका मान है 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखते हैं a का मान कितना है? a का मान 3 है, b का मान 1 है, c का मान कितना है? 4, और d का मान कितना है? 2। तो देखिए प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक डोमेन के लिए सर डोमेन का एक ही मान रखता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एकाकी प्रतिचित्रण। ठीक है, केवल हम दो प्रतिचित्रणों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, एक आच्छादक और एक एकाकी प्रतिचित्रण। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न वाली 1.2 में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें मैं पहला प्रश्न पढ़ रहा हूँ। पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि f जो है r से r में एक प्रतिचित्रण है, मतलब वास्तविक संख्या r है उसी में प्रतिचित्रण है, और f(x) का मान कितना दिए? x की घात 4 द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि f ना तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। ठीक है, तो हमें जो प्रतिचित्रण f ना एकाकी है और न ही आच्छादक है उसके बारे में बताना है। तो हमारा मान दिया गया है, लिखेंगे पहले given by f जो है प्रतिचित्रण r से r में है। ठीक है, तथा fx का मान कितना दिया है? x की घात 4 दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है? ये f ना तो एकाकी है और न ही आच्छादक प्रतिचित्रण है। ठीक है, तथा यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x जो होगा r का ही अवयव होगा, क्योंकि r से r में प्रतिचित्रण बोला गया है। ठीक है, मान लेते हैं x1 किसको बिलोंग करता है? r के लिए। ठीक है, तो यहाँ से f ऑफ x1 क्या होगा? यहाँ पे x की जगह x1 रखेंगे, ये हो जाएगा x1 की घात 4। इसी प्रकार x2 बिलोंग्स टू r के लिए क्या हो जाएगा? fx2, x के जगह फिर से इस मान में क्या रखेंगे? x2 रखेंगे, और ये हो जाएगा x2 की घात 4। ठीक है, ये हो गया। अगर हम fx1 और fx2 को बराबर मान लेते हैं ना, मान के चलते हैं कि fx1 और fx2 क्या है? बराबर है, तब की स्थिति में क्या होगा? x1 जो है x2 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि अगर मैं x1 का मान 1 रखता हूँ तो x1 की घात 4 कितना हो जाएगा? 1 की घात 4 मतलब 1। ठीक है, अब उसके बाद अगर x2 का मान मैं -1 रखता हूँ तो x2 की घात 4 कितना होगा? -1 की घात 4 मतलब 1। तो देखिए यहाँ से ये क्या हो रहा है? ये किसको बता रहा है? ये वाला जो मान है ये बता रहा है fx1 को, और ये मान बता रहा है fx2 को। ठीक है, fx1 का मान 1 आया, fx2 का मान भी 1 आया, इसलिए हम क्या कर दिए? fx1 और fx2 को बराबर मान के चलिए। लेकिन देखिए ये x1 का मान कितना है? 1, जबकि x2 का मान कितना है? -1। आपस में बराबर है क्या? नहीं है। अतः लिखेंगे फलन f एकाकी नहीं है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? शब्दों के रूप में, अतः f एकाकी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से यह f जो है एकाकी नहीं है। अब लिखिए आच्छादक के लिए। ठीक है, चूंकि x का मान जो है 1 को छोड़कर अन्य किसी मान के लिए उसका
का मान चतुर्घात के तुल्य नहीं होगा, के तुल्य नहीं होगा, ठीक है, चतुर्घात के तुल्य नहीं होगा। अतः f जो है आच्छादक नहीं है। मैं समझ में f जो होगा आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है भाई, इसको समझ लेते। देखिए, अगर हम x1 का मान 1 रखते हैं तो x1 की घात 4 करने पे 1 की घात 4 का मान कितना आता है, 1 आता है। लेकिन जैसे कि मैं x1 की जगह 2 रखूंगा और x1 की घात 4 करने से क्या हो जाएगा, 2 की घात 4, ये किसके बराबर है, 16 आंसर आ जाएगा, जो बराबर है क्या, मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए, है ना, यहाँ से देखते हैं x1 जो होगा x1 की घात 4 के तुल्य है। किंतु अगर इस स्थिति की बात करें, x1 जो होगा x1 की घात 4 के बराबर नहीं है जब x1 का मान 2 हो और यहाँ पे x1 का मान 1 हो, ठीक है। इस स्थिति में और इस स्थिति में मतलब क्या होगा, फलन f जो होगा अर्थात प्रतिचित्रण f जो होगा आच्छादक प्रतिचित्रण नहीं होगा, ठीक है। आया समझ में ये। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 2, ठीक है। 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, मान लीजिए कि f(x) का मान कितना है, 3x द्वारा परिभाषित फलन f R से R में प्रतिचित्रण है। सिद्ध कीजिए कि f एकेकी है, ठीक है, और आच्छादक भी। तो इसके लिए क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे given by, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फलन f जो होगा R से R में प्रतिचित्रण, और f(x) का मान कितना दिया हुआ है, 3x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एकाकी प्रतिचित्रण के लिए सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि f(x) है, सॉरी ऐसे नहीं करते, पहले सबसे पहले मानेंगे, माना x और y बिलोंग्स टू R के लिए f(x) और f(y) बराबर होंगे। इन मानों को पहले रख लेते हैं। f(x) का मान कितना है, 3x, और f(y) का मान भी कितना हो गया, 3y, ठीक है। 3 कैंसिल हो गया, x बराबर y, अर्थात क्या हो जाएगा, x का मान कितना आ रहा है, y आ रहा है, अर्थात x का एक मान क्या हो रहा है, y हो रहा है, ठीक है, या y का एक मान क्या हो रहा है, x हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑल x और y बिलोंग्स टू R, अतः f क्या हो जाएगा, एकाकी होगा, अतः f क्या है, एकाकी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आच्छादक की बात करते हैं। मान लेते हैं y बिलोंग्स टू R स्वैच्छ चर है, ठीक है। y बिलोंग्स टू R जो होगा स्वैच्छ चर होगा, तो इसमें हम मानेंगे f(x) का मान कितने के बराबर होगा, y के बराबर, ठीक है। जब हम आच्छादक की बात करेंगे तो क्या करेंगे, y बिलोंग्स टू R एक स्वैच्छ चर है, ठीक है। तो f(x) का मान y के बराबर रखेंगे। f(x) का मान हमारा प्रश्न दिया हुआ है, कितना है, 3x, ठीक है। तो f(x) की जगह हम रख देंगे 3x बराबर y, या x बराबर कितना हो जाएगा, y/3। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे आच्छादक तक के लिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं x का मान ये आ गया, अर्थात प्रत्येक y बिलोंग्स टू R, प्रत्येक y बिलोंग्स टू R के लिए y/3 की बिलोंग करेगा R को, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर y जो है R का अवयव है तो y/3 भी क्या होगा, R का अवयव होगा, ठीक है। अतः देखिए, अब जो फलन जो है, कौन सा फलन, हमारा जो दिया गया फलन f(x) का मान 3x के बराबर है, वहाँ पे क्या रखेंगे, x के जगह y/3 रखेंगे। तो ये हो जाएगा f(x) बराबर कितना दिए, 3x, x के जगह क्या क्या रखना है, y/3, बस इधर रख लेते हैं, f(y/3) बराबर 3y/3, ये कर लिए। तो f(y/3) का मान क्या आ गया, y। इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, y/3 फंक्शन का मान y आ रहा है, ठीक है, अर्थात जो है आच्छादक फलन होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक डोमेन का जो मान है सह डोमेन के कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब है, अतः बोल सकते हैं f क्या है, आच्छादक भी है। f क्या है,
F छादक है, ठीक है। और इस प्रकार से बोल सकते हैं कि F एकाकी आच्छादक है, इसलिए F एकाकी आच्छादक है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसी के अनुसार जो है आपका प्रश्न क्रमांक है 5, 7 और क्या बोलते हैं 8, ये सभी प्रश्न इसी के जैसे बनेगा। सेम आपको प्रोसेस करना रहेगा। एक बार f(x) और f(y) को बराबर में रखोगे तो एकाकी फलन मिल जाएगा। उसके बाद y का 104 मानेंगे, जिसमें f(x) को y के बराबर लेके चलना है, और जो प्रश्न रहेगा x का मान निकाल लेना है। x के मान को फिर से फलन में रखेंगे तो बराबर में y आना चाहिए ना, इधर जो भी मान होगा x का बराबर में y आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन कहलाएगा, ठीक है। आया समझ में। प्रश्न क्रमांक 5 इसी की भांति बनेगा। प्रश्न क्रमांक जो 6 है, ठीक है, क्या है, मान लीजिए कि फलन f(x) 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन f जो है प्रतिचित्रण R से R में है, f ना तो एकाकी और न ही आच्छादक, ये बनेगा प्रश्न क्रमांक 1 की भांति, ठीक है। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं प्रश्न वाली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 9 बता देता हूँ आपको, बाकी आपसे बन जाएगा, ठीक है। बाकी एक इसी प्रकार से बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है, सिद्ध कीजिए कि f1 का मान जो है f2 बराबर 1 है तथा x का मान जो 1 से बड़ा है के लिए fx का मान कितना दिए, x - 1 द्वारा प्रदत्त फलन f जो होगा n से n में प्रतिचित्रण, नेचुरल नंबर में प्रतिचित्रण है, तो आच्छादक तो है किंतु एकाकी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 9 में, यहाँ पे दिया है f1 और f2 का मान कितना है, 1 दे दिया, ठीक है। और x का मान जो है 1 से बड़ा है बोला जा रहा है। फलन fx का मान दिया हुआ है x - 1, ठीक है। और प्रतिचित्रण कैसा है, f प्रतिचित्रण n से n में है। तो देखिए प्रश्न से क्या स्पष्ट है, f1 का मान 1 है और f2 का मान भी 1 है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि एक ही डोमेन के लिए, सॉरी, दो अलग अलग डोमेन के लिए सर डोमेन का एक ही मान मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, मतलब एकाकी तो हो नहीं सकता। एकाकी के लिए क्या रहता, प्रत्येक सर डोमेन का जो प्रतिबिंब जो होगा एक ही मिलेगा, सर डोमेन में उसका एक ही प्रतिबिंब होगा। अतः फलन f जो होगा, अतः f क्या है, एकाकी नहीं है, ठीक है। किंतु ये जो है आच्छादक है, किंतु f जो है आच्छादक है। कैसे है उसको आगे देख लेते हैं। आच्छादक कैसे है भाई, देखिए हमारा जो फंक्शन क्या दिया हुआ है, f(x) का मान किस रूप में दिए, x - 1। मान लेते हैं कि y बिलोंग्स टू n के लिए, ठीक है। अगर मैं f(x) को y के बराबर रखता हूँ तो y बराबर कितना हो जाएगा, x - 1। यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा तो y + 1, ठीक है। अब इस x का मान जो है फलन यहाँ पे रख के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y + 1, यहाँ पे भी x की जगह कितना रखेंगे, y + 1 और -1, ये और कट गया, तो f y + 1 का मान कितना आ गया, y आ गया। अर्थात x का प्रतिबिंब, डोमेन का प्रतिबिंब कहाँ पे है, सर डोमेन में है, और या फिर बोल सकते हैं सर डोमेन का एक पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में है, क्योंकि f1 + y + 1 का मान कितना है, y आया है, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड बता देंगे, y + 1 जो है बिलोंग्स करता है n में। अर्थात हम बोल सकते हैं कि f क्या है, आच्छादक है किंतु एकाकी नहीं है, ठीक है। क्लियर है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल मैं आपको बताऊंगा प्रश्न वाली 1.3, ठीक है। और 1.4 तो पूछा नहीं जाता, इसलिए कल ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे अगला अध्याय हम पढ़ेंगे, अध्याय नंबर है 10 सदिश बीजगणित, ठीक है।